1947 के बंटवारे के हवाले से अगर आपने अपने बुज़ुर्गों से कभी कहानियाँ सुनी हैं, उनके साथ जो बीती हैं वो घटनाएं सुनी हैं, वो त्रासदी के दिनों की बातें सुनी हैं, तो उन्होंने आपको ज़रूर ये बताया होगा कि हाँ, एक दौर ऐसा आया था, एक वक्त ऐसा आया था जब सरकारों ने सरहद की दीवारों को खोल दिया था और कह दिया था कि जाइए, आप अपने लोगों से मिल लीजिए, अपनी चीज़ें ले आइए, हो सके तो अपने उन रिश्तेदारों से, रिश्तेदारों के साथ कुछ वक्त बिता आइए, जाइए। उसी के हवाले से ये आर्टिकल जो डॉक्टर साहब ने लिखा है, और ये आर्टिकल 5 सितंबर 2022 को उन्होंने पंजाब केसरी में लिखा है। वर्ष 60 और 61 के आसपास की बात है जब एक बार भारत और पाकिस्तान की सीमाएं खोली गई थी। मकसद दो थे। पहला यह कि उनके अनेक परिवारों के बुजुर्ग विभाजन के समय अपनी पूंजी, जिसमें सोने चांदी के सिक्के, जेवरात व अपनी संपत्ति के कागजात, वहीं अपने पुश्तैनी घरों की दीवारों या गड्ढों में दबा आए थे। लगभग सभी को उम्मीद थी कि देर सवेर वे अपने अपने घरों को लौट आएंगे। उस स्थिति में वहीं दबा हुआ धन व संपत्ति काम आएगी। और दूसरा मकसद यह था कि हजारों की संख्या में युवा लड़कियों का या तो अपहरण हो गया था, या फिर उनके साथ बलात्कार, या फिर धर्म परिवर्तन के बाद वहीं शादियां या निकाह करने पर मजबूर कर दिया गया था। उन्हें अपने लापता परिवारों की खबर मिली है, उन्हें एक बार बिछड़ों से मिलने का मौका दे दिया जाए। उसी हवाले से एक बेगम शहनाज खां भी थी। उसका वास्तविक नाम हरपाल कौर था। शहनाज को जब पता चला कि उसके माँ बाप जिंदा हैं, तो वह एक बार उनसे व अपने बिछड़े भाइयों से मिलने के लिए तड़पने लगी। उसके पति अफजल खान ने उसकी खुशी के लिए इस अवसर पर भारत लाकर उसे उसके खोए हुए माँ बाप से मिलाने का प्रयास किया। मुलाकात के समय भावनाओं में बह गई शहनाज ने बच्चों सहित अपने माँ बाप के पास ही रहने का हट किया, लेकिन अफजल खान नहीं माना। उसने पेशकश की कि यदि शहनाज अपने माँ बाप के पास रहना चाहे तो रह सकती है, मगर वह अपने 5 बच्चों को वहां उनके पास छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। बच्चों को साथ लेकर अफजल वापस लौट आया। शहनाज, जो अब फिर से हरपाल कौर की शादी माँ बाप ने एक अधेड़ उम्र के सिख विदुर के साथ कर दी, मगर उसे नए पति को उसके अतीत के बारे में पूरी तरह से आगाह नहीं किया। विदुर अमृतपाल सिंह का अपनी पहली पत्नी से एक बेटा भी था। उसकी एक इच्छा यह भी थी कि उसकी नई पत्नी इस बेटे की भी पूरी देखभाल कर ले। हरपाल कौर ने अपना फर्ज पूरा किया। अमृतपाल सिंह आगे की उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चला गया। वहां अपनी उच्च शिक्षा के आधार पर उसे वहां एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। उसने बेटे को भी वहीं बुला लिया, उसे भी खूब पढ़ाया लिखाया और वह भी अच्छे पद पर नियुक्त हो गया। इसी मध्य अमृतपाल सिंह का निधन हो गया और उसके बेटे हृदयपाल ने मां हरपाल कौर को बड़े सम्मान के साथ वहीं अपने पास ही रख लिया। इसी मध्य हृदयपाल को जब पता चला कि उसकी मां की जिंदगी का एक बंद सफा ये है, तो उसने निर्णय लिया कि वह अपनी मां को, जो बूढ़ी हो चली है, एक बार अवश्य उससे बिछड़े हुए परिवार से मिला कर लाएगा। उसने कुछ पाकिस्तानी अखबारों में विज्ञापन दिए, एडवर्टाइज दी और एक समाचार फीचर भी छपवाया जिसका शीर्षक था एक मां अपने बच्चे की तलाश में। इस बीच रावी में बहुत पानी बह चुका था, मगर हृदयपाल के प्रयास सफल रहे और एक मां को अपने बिछड़े बेटों व बेटी से मिलने का अवसर मिल गया। कुछ तो बुढ़ापा और कुछ भावनाओं का उफान। हरपाल वहीं बीमार पड़ गई, मगर जब उसने अंतिम सांस ली, उसकी सभी संतानें उसके सामने थी। सबकी आंखों में आंसू थे और आंसुओं के उस सैलाब में रेडक्लिफ की लकीरें धुलने लगी थी। सीमाएं खोले जाने के अवसर अनेक बुजुर्गों ने अपने बिछड़े हुए परिवारों के सामने अंतिम सांसें ली। इनमें से कईयों को कुरुक्षेत्र के एक छाया चित्रकार और फिल्म निर्माता केशव मेहता ने बिछड़ों से रूबरू करवाया है। उन बीते दिनों व पीड़ा की स्मृतियों का दस्तावेज अमृतसर में स्थापित विभाजन म्यूजियम के लिए भी हुआ है और अब कुरुक्षेत्र में स्थापित होने वाले पंचनद संग्रहालय के लिए भी किया जा रहा है।
करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं और होंगे, लेकिन ना नफरत का सातवां दरिया उस म्यूजियम में होने आ रहा है, और न ही बेगुनाहों के रक्त से लबालब भरे छठे दरिया फिक्र तौसवी के निशान ही सूख पा रहे हैं। कृष्ण चंद्र, मंटो, अहद शाम, हुसैन, करतार सिंह दुग्गल, खुशवंत सिंह, उर्वशी बुटालिया, अमृता प्रीतम, साहिर लुधियानवी, फैज़ अहमद फैज़, एस.एल. पराशर, बड़े गुलाम अली खान, कुर्तुल एन हैदर, भीष्म साहनी आदि सब ने कलम, कूची व सरगमों की रागात्मक कथा के माध्यम से कोशिशें कर ली, मगर छठा सातवां दरिया अपनी ही निशानियां छोड़ते गए। इसका एकमात्र समाधान था कि साल में 1-2 बार तो सीमाएं खोल दी जाती और इधर से उधर और उधर से इधर आए परिवारों को अतीत में झांकने का अवसर दे दिया जाता। इससे एक लाभ यह होता कि नफरतों के जंगलों में भटकाव बंद हो जाता, और दूसरा लाभ यह भी होता कि आर पार आने जाने वाले जब देखते कि सब कुछ तो साझा है, बोली, रहन सहन, पहनावा, संस्कार, तो फिर साझेदारी के माहौल में अपने ही परिवेश को घाव देते रहने का क्या लाभ। 2 बड़े युद्धों व 2-3 छोटे छोटे युद्धों पर अरबों का बजट भी खर्च हुआ और लाखों बहुमूल्य जाने भी गई। उपलब्धि के नाम पर सिर्फ आतंकवाद का आयात निर्यात बढ़ा या नशे का व्यापार बढ़ा। वर्तमान युवा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी उन लोगों को कभी क्षमा नहीं करेगी जिन्होंने घृणा की इबारतें लिखी, नफरतों की दास्तानें लिखी और अभी भी लिखे जा रहे हैं। वस्तुतः हर 14-15 अगस्त को पूरे उपमहाद्वीप में पश्चाताप दिवस मनाया जाना चाहिए, ताकि फिर कभी छठा सातवां दरिया बहे। हरपाल कौर बनाम शहनाज खान जैसी सत्य कथाएं आपको सीमाओं के दोनों तरफ करहाती मिल जाएंगी। करहाने व विलाप करने की ऐसी सत्य कथाएं आपको हजारों की संख्या में मिलेंगी। इन सब में महत्वपूर्ण पुनर्वास भूमिका मृदुला साराभाई, रामेश्वरी देवी नेहरू, सरला ग्रेवाल, उर्वशी बुटालिया, इन लोगों ने निभाई। मगर अब धीरे धीरे हम उन मशाल वाहकों को भी भूलते जा रहे हैं। हमें याद है तो केवल चंद ऐसी बहादुरी की किस्से जिनका सौहार्द या मरहम से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। लाहौर के एक छोटे से रेस्तोरेंट के कोने में बैठा मिला था गुलाम रसूल। वह लाहौर की मेरी दूसरी यात्रा थी। पहली यात्रा के मध्य ही उसने मुलाकात हुई थी। तब मैंने उसको बताया था कि पाकपट्टन के एक मकान का कोई फ़ोटो मुझे मुहैया कराने में मदद करेगा। जहाँ मेरा जन्म हुआ था वह मुझे भाईजान कहता था। उसके अब्बा पाकपट्टन के थे, शायद इसलिए या फिर मेरी उम्र के तकाजे से। पहली मुलाकात में ही उसने तकाजा किया था, आप तो अखबारों में लिखते हैं जनाब, क्यों नहीं उन औरतों के बारे में लिखते जो बंटवारे के दौरान वहशियत का शिकार बन गई। आप लोगों ने तो वह सारा काम हमारे मंटो पर ही छोड़ डाला। पर मंटो तो अदीब था, अखबार नवीस नहीं था। तारीख के सियाह हाशिए वाले उस पन्ने को भी तरतीब मिलनी चाहिए। और मैं उसकी सोच पर तब दंग रह गया था। इस बार दूसरी दफ़ा मिला तो भी उसने अपना पुराना इसरार दोहराया, और तभी मैंने सोच लिया था कि इस बार लौटते ही यह काम करूँगा। इसी बीच इस खास मामले पर उसकी खास दिलचस्पी की वजह भी पूछ ली। उसके दिल में दबी आग बाहर आ गई। गुलाम रसूल की माँ रसूलन भी पहले राम प्यारी हुआ करती थी। लाहौर के एक मोहल्ले की राम प्यारी अपनी 3 सहेलियों के साथ उस वक्त अनारकली बाजार के एक संकरे कूचे के एक छोटे से मकान में रहती थी। ये तब की बात है जब दंगे हो रहे थे और वो अनारकली के उस संकरे कूचे में कुछ सामान खरीदने आई थी। अचानक दंगाइयों का एक टोला आ पहुंचा। उन तीनों को 3 दहशतगर्दों ने उठा लिया और वे लोग कूचे के साथ सटी एक तंग गली में घुस गए। वहां से निकलते हुए वे एक हवेली में घुस गए। सहमी हुई, चीखती चिल्लाती तीनों लड़कियों को उस हवेली में पटक कर वे लोग अगले शिकारों की तलाश में बाहर निकल गए। गुलाम रसूल की लंबी दास्तान थी। उसने खुद ही संक्षिप्त में बता दिया, अरे भाईजान, मेरी ट्रेजिडी यह है कि मैं उस हादसे को जहन से निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। मेरा बाप चौधरी हशमत खान ने ही उस हवेली से राम प्यारी को हर जाना चुका कर लिया था और बाद में राम प्यारी रसूलन भी बन गई।
अब उस हादसे को आधी सदी बीत चली है, मगर अम्मी को अभी भी वह हादसा नहीं भूलता। अम्मी ने एक बार बताया कि कुछ बरस बाद उसे अनारकली बाज़ार में अमृतसर से आया एक पुराना बुज़ुर्ग मिला था। वह बुज़ुर्ग किसी जत्थे के साथ ननकाना की तरफ यात्रा पे आया था। उसने अम्मा को बताया कि मेरे ननिहाल के सभी लोग दंगाइयों का शिकार हो गए थे। मैं अब भी उस हादसे से उबर नहीं पाई हूँ। समझ नहीं आता कि नफ़रत और हिकारत का यह लावा कहाँ उगलूं। विभाजन का एक पहलू यह भी, एक नज़रिया यह भी, जो कुछ सफ़ों में दबा हुआ है। इन कहानियों को बयां करने वाले लोग अब नहीं रहे। जिन्हें ये बयां करके चले गए, उनको लिखने और सुनाने वाले हम जैसे बचे हैं। हमें सुन के अगर आपको लगता है कि हाँ अब हमें सुधर जाना चाहिए, तो वाकई अब हमें सुधर जाना चाहिए। शुक्रिया।